औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। मालिक है जो रोज़ ज़रूरत है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ताकि उनका जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और न बहके वो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome all of you in the online class of electromagnetic field theory कोर्स समर 2020। आज के सेशन में जो डिस्कशन हमारी होगी वो उन टॉपिक से रिलेटेड ही होगी जो कि मैंने आप लोगों से व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं। और ये टॉपिक आप लोग अगर याद हो आपको तो असल में ये लेक्चर्स थे तस्वीरों की सूरत में जो मैंने आप लोगों से शेयर किए थे। आज हम उन्हीं पे बात करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो ये लेक्चर होपफुली आप लोगों ने देखे होंगे जो कि मैं अब शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से। एक न्यूमेरिकल कल हमने डिस्कस किया था, वो हम उसको रिव्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपनी स्क्रीन में आप लोगों से शेयर कर देता हूँ तो आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी जो स्क्रीन है क्या वो आप लोगों से शेयर हो रही है? मुझे कोई एक बंदा कंफर्म कर दे ताकि हम सेशन यस सर, जी सर आ रही है। यस सर, और आ रही है। और भाई आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े कर रहे हैं? जी यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, तो आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो हमने एंड किया था उसको एक रिवाइज करके पोटेंशियल ग्रेडियंट पे हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको हासिल हो सकती है अगर आप किसी पोटेंशियल फील्ड स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट ले लें और उसे मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन से, एंड देन आपका रिजल्ट आ जाएगा एक वेक्टर फील्ड में। तो अगर आप वोल्टेज से ग्रेडियंट निकाल के आते हैं इसमें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी। ठीक है, फिर हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया, ग्रेडियंट निकालने का तरीका आप सब लोगों को पता है। तो हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया। इस न्यूमेरिकल में जो हमने फर्दर डिस्कशन की थी उसके ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट को डिस्कस किया था। और इसमें हमने ए पार्ट निकाला था, ए पार्ट में हमने वी की स्केलर फील्ड में पॉइंट टी पुट किया था और उससे हमने हासिल हो गया था वी एट टी। इसी तरीके से हमने ग्रेडियंट को मालूम करने के लिए स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट लिया वोल्टेज की फील्ड का और उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हासिल हो गई। फर्दर मोर हमने फॉर्मूला यूज़ किया और उसका ग्रेडियंट निकाल लिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें हासिल हो गई पॉइंट को पर्टिकुलर पुट करने के बाद, जो कि हमें पॉइंट गिवन था। उसके बाद हमने डी यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को मालूम किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले से मालूम हो चुकी थी प्रीवियस पार्ट में, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हासिल हो गई है। अच्छा, उसी के साथ साथ जब हमने सी पार्ट को सॉल्व कर लिया तो हमने रॉ बी को मालूम किया। रॉ बी क्या होता है जनाब, कोई बताएगा? रॉ बी क्या था? रॉ बी हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रॉ बी कहा जाता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप जो आपको डी एक वेक्टर फील्ड में हासिल होता है, अगर इसका डाइवर्जेंस ले लें। अच्छा, डाइवर्जेंस डेल डॉट डी का मतलब होता है डाइवर्जेंस लेना, डिव डी। तो डाइवर्जेंस लेने का मतलब ये है कि आप डाइवर्जेंस सिर्फ उस फील्ड का ले सकते हैं जो कि वेक्टर फील्ड हो। और आपको ये पता है कि डी जो है एक वेक्टर फील्ड है वेरिएबल के फॉर्म में। ये डी की फील्ड है वेरिएबल की फॉर्म में, क्योंकि वेरिएबल की फील्ड जिसमें एक्स वाई जेड है उन्हीं का आपको डेरिवेटिव डाइवर्जेंस में निकाला जा सकता है। अब कोई ये बेवकूफ़ी ना करे
कि गलती से ये ये और ये लेके पर्टिकुलरली डेरिवेट कर ले, क्योंकि ये तो नंबर्स हैं। तो नंबर तब बने जब आपने इस फील्ड में ये पॉइंट पुट किया। तो आपको इस फील्ड में ये पॉइंट पुट नहीं करना, बल्कि ये फील्ड वेरिएबल के साथ लेंगे, उसमें पॉइंट पुट करेंगे और देन ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब आप रॉ भी निकाल रहे होंगे तो आपको डाइवर्जेंस ऑफ डी निकालना है, यानी डी एक्स डी वाई और डी जेड रिस्पेक्टिव टू डी, डावा बाई डावा एक्स, डावा बाई डावा वाई और डावा बाई डावा जेड के मुताबिक आपको इसे सॉल्व करना होगा। इसी तरीके से आपने जो डी है वो ये वाला यूज़ करना है, डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो ये यहाँ पे प्लेसमेंट कर ली। करने के बाद फिर आपने इसमें इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये आपको डावा बाई डावा एक्स के रिस्पेक्टिव मिल गया, डावा बाई डावा वाई के रिस्पेक्टिव मिल गया और डावा बाई डावा जेड के रिस्पेक्टिव मिल गया। ये चीज़ करने के बाद आपने इसमें वाई का पॉइंट पुट कर लिया, क्योंकि सिर्फ वाई ही बचा था आपके पास। ये पुट करने के बाद आपने रॉ वी की वैल्यू हासिल कर ली, और रॉ वी की वैल्यू आपने हासिल कर ली है तो उसका आंसर -106.2 पीको कूलम पर मीटर क्यूब आ रहा था। लास्ट डिस्कशन हमने यहाँ तक की थी। कोई डिफ़िकल्टी किसी मेरे भाई को है तो पूछ लें, मैं रिकॉल कर दूंगा और रिपीट भी कर दूंगा, वरना हम अगले लेक्चर पे मूव कर रहे हैं। तो हम इससे बात करते हैं अब, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ये मैंने आपसे सब लेक्चर शेयर किए हैं अपने ग्रुप पे हमारे, आप वहाँ पे ये देख सकते हैं, और रिकॉर्डिंग में तो ऑब्वियसली शेयर हो ही रहे हैं। तो पे बात करते हैं। तो ये चीज़ है जी, द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होती है कि अगर आपके दो चार्जेस देखें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एट पोजीशन ए और एट पोजीशन बी, वो प्लेस अगर हुए हुए हों सम काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट पोजीशन पे, तो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के नतीजे में जो फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे पे एम्फेसाइज कर रही होंगी, वो सर्कुलर वे में बनेगी, ऐसे 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 इस तरीके से बन रही होगी, और उनके रीजन्स होंगे हॉरिजन ऑफ रीजन के ऊपर। तो वो हॉरिजन ऑफ रीजन के ऊपर जो लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड की बन रही होंगी चार्जेस के नतीजे में, वो आपको Q1 और माइनस क्यू ए और प्लस क्यू ए और माइनस क्यू बी के नतीजे में आपको वो चीज़ डायपोल मूवमेंट कहलाती है। डायपोल का मतलब, पोल मीन्स दो पोल के चार्ज और डाई मीन्स दो, तो दो पोल के चार्ज की लाइन ऑफ फोर्सेस की स्टडी को डायपोल मूवमेंट कहा जाता है। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने ले लिया जो कि पी आर कॉमा थीटा कॉमा फाई है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो ये रेडियल डिस्टेंस हमने आर ले लिया, क्यू बी से डिस्टेंस पॉइंट पी तक का R2 ले लिया, और क्यू ए से रेडियल डिस्टेंस पी तक का R1 ले लिया, और पी से या ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो हमने R ले लिया। तो बहरहाल इसकी पूरी स्टडी होती है, फिर इसके फॉर्मूले होते हैं। तो इन चार्जेस की लाइंस ऑफ फोर्सेस के नतीजे में जो फील्ड ऑफ सेपरेशन बन रही होती हैं, उसकी स्टडी को हम डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के नतीजे में ये फील्ड्स बन रही हैं। उसकी थोड़ी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। कोई बात अगर इसमें समझ नहीं आए तो काइंडली मुझसे कह दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा आपसे। The two point charges of equal magnitude but opposite sign separated by a very small distance give rise to an electric dipole. तो एक छोटे से स्मॉल डिस्टेंस के सेपरेशन के साथ ये दो चार्जेस एक दूसरे के साथ रखे हुए होते हैं, और इनके सेपरेशन के नतीजे में क्योंकि ये चार्ज अपोजिट इन नेचर है तो अट्रैक्टिव नेचर रखेंगे, और इनमें लाइन ऑफ फोर्सेस की स्टडी को डायपोल मूवमेंट कहा जाता है। द फील्ड प्रोड्यूस बाय सच डायपोल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो इन डायपोल के नतीजे में जो फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है, तो इसकी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, और वहाँ हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने टॉपिक इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने बैचलर में जब ये पढ़ा था तो इसकी डेरिवेशन, इसके फॉर्मूले इन डिटेल मैंने चीज़ ये पढ़ी थी डायपोल की, और कुछ 3-4 दिन हमने पढ़ा था ये डायपोल का। तो मैं जस्ट डेफिनेशन और डायग्राम को डिस्कस करते हुए ये आगे बढ़ रहा हूँ। और ये चैप्टर 5 का पार्ट है जिसका नाम करंट एंड कंडक्टर्स है। करंट एंड कंडक्टर। तो करंट एंड कंडक्टर, तो सबसे पहले इसका नाम जिस तरीके से करंट है, तो कोई मेरा भाई बताएगा कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज करंट। और दुर्रेज मेरे दोस्त आप बताएं कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है।
अच्छा जी, मुबीन ताहिर साहब आप बता दें करंट की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही आपका डिपार्टमेंट है तो करंट की डेफिनेशन तो सर आनी जो चाहिए। जी हेलो, जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। द पार्ट ऑफ फ्लूइड बॉडी मूविंग कंटिन्यूअसली इन सर्टेन डायरेक्शन। ये करंट की डेफिनेशन है। यस सर। अच्छा होपफुली, अच्छा चलें अब मुइज से पूछते हैं। मुइज, करंट की डेफिनेशन आप बताएं, आपके मुताबिक क्या है। सर सिंपली पढ़िए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। से करंट कहते हैं, ठीक है। गुर्रेज आप बताना चाहें तो बता दें कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो जिस तरीके से मुइज़ साहब ने बताया, ये डेफिनेशन मैंने भी सुनी हुई है, लेकिन जो मुबीन ताहिर साहब की वो डेफिनेशन मुबीन भाई मैंने नहीं सुनी हुई। होपफुली आपने शायद किसी दूसरी बुक में पढ़ा हो। तो जो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसको इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कॉमन डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपकी डेफिनेशन से डिनाई नहीं कर रहा। होपफुली आपने कहीं और शायद पढ़ी हुई हो किसी किताब में जो मेरी नज़र से ना गुजरी हो, तो आप भी होपफुली सही कह रहे हो। लेकिन जो मुइज़ साहब ने बताई है वो कॉमन डेफिनेशन है करंट की। The rate of flow of electric charge is called electric current. That means the formula of electric current is delta Q by delta T. It is also can be said dQ by dt. In this sense, dQ by dt. dQ by dt को delta Q by delta T भी लिखते हैं और Q by T भी लिखते हैं। इन तीनों का तकरीबन मतलब सेम ही है और इन तीनों से बनता है करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट कहते हैं टाइम को, यानी जो आपके चार्जेस के बहने के शरह को इलेक्ट्रिक करंट या बरकी करंट कहा जाता है। तो उर्दू में डेफिनेशन इसकी तरह से बनेगी। जो आपके बरकी चार्ज हैं उसके बहने की शरह को हम बरकी चार्ज बरकी करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड मेजर इन एम्पेयर। तो कंडक्टर के ऊपर हम आते हैं करंट की डेफिनेशन के बाद। कंडक्टर्स के बारे में आप जानते हैं, कंडक्टर्स नेचर ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर से आपका करंट फ्लो कर सकता है। और कंडक्टर्स आर दी गुड बट कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच आर गुड फॉर कंडक्टेंस एंड हीट। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। कंडक्टर की डेफिनेशन ये होती है। अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है 5वें का, उसका नाम है जी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से और इसको मेजर करते हैं एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर से। ठीक है, जे से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मेजर करते हैं हम एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर से। ये इसका यूनिट है, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी है। तो करंट की डेफिनेशन सबसे पहले ये टॉपिक शुरू हुआ, फिर हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया और यहाँ तक ये पेज ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक अगर किसी मेरे भाई को डिफ़िकल्टी है तो वो पूछ लें। तो रेज आपको कोई परेशानी तो नहीं है अब तक? आप पूछ लें, हम रिपीट कर लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो J इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा एस के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा आई बाई डेल्टा एस के बराबर होता है, यानी करंट पर यूनिट सरफेस एरिया is called current density. What is the definition? The current flow per unit area is called its current density. It is represented by capital J and major in, क्या किसमें मेजर कर रहे थे हम इसको? एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर में, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से हम करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं डी आई बाई डी एस। अच्छा, रिलेशन बिटवीन जे एंड ई को अब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये इसकी पॉइंट फॉर्म है, जे इक्वल टू डी आई बाई डी एस, और ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है जो कि आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एस जे डी एस, जे डॉट डी एस। यानी आप करंट डेंसिटी को यहाँ प्लेस करेंगे और
ds के रिस्पेक्टिव उसका इंटीग्रेट करेंगे और करंट की वैल्यू आपको हासिल हो जाएगी। तो ये इसकी पॉइंट फॉर्म है और ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है। तो ये दो फॉर्मूले हैं करंट डेंसिटी के, पॉइंट फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में। अच्छा, इसके अलावा करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला भी होता है जो कि J इज इक्वल टू एप्सिलॉन E के बराबर होता है। एप्सिलॉन जो है ये कंडक्टेंस होती है, एप्सिलॉन को हम कहते हैं कंडक्टेंस। ये फिजिक्स वगैरह में और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक करंट डेंसिटी से रिलेटेड रिलेशंस फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो अगर आप इन रिलेशंस को देख रहे हैं तो J इक्वल टू एप्सिलॉन E, तो J करंट डेंसिटी इक्वल टू एप्सिलॉन को कहते हैं हम कंडक्टेंस और मेजर करते हैं इसको सीमेंस पर मीटर में। ठीक है, कंडक्टेंस जो है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा, और मेजर करते हैं सीमेंस पर मीटर में। ये इसका ऐसा यूनिट है, सीमेंस पर मीटर। अच्छा, सीमेंस से रिलेशन J का ये है, यानी J इक्वल टू एप्सिलॉन, J इक्वल टू सॉरी सिग्मा भी कहते हैं इसको, एप्सिलॉन भी कहते हैं। तो मैं सिग्मा भी कह रहा हूँ और एप्सिलॉन भी कह रहा हूँ, तो आप इसको सिग्मा कह लें। सिग्मा J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कंडक्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो आपको करंट डेंसिटी के बराबर मिलता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम खोलें तो आप जानते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू के बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वोल्टेज पर यूनिट लेंथ भी होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इनटू वो भी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का यूनिट है। इसको अगर आप सिग्मा ई की वैल्यू की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर दें और सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जे के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं जे को। यहाँ तक हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है, तो अब हम इसको ज़रा देखें गौर से। कोई सवाल है तो यहाँ तक मुझसे पूछ लें, ठीक है। अच्छा जी, तो हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल को इस तरफ। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो नहीं है किसी को, मेरे भाई को? करंट के हवाले से, करंट की डेफिनेशन के हवाले से, करंट के फॉर्मूले के हवाले से, करंट डेंसिटी उसके दो फॉर्मूले के हवाले से, उसकी डॉट पॉइंट फॉर्म से रिलेटेड या उसके इंटीग्रल फॉर्म से रिलेटेड, तो काइंडली फील फ्री टू आस्क। अब तक मैंने असाइनमेंट में कितने सवाल दे दिए हैं, कोई मुबीन साहब बताएंगे आप मुझे? सर 12 दिए हैं सर, 12। 12 दे दिए हैं, 12। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि असाइनमेंट के सवाल कर लीजिएगा और मिड से पहले आपको वो सबमिट करने होंगे। और मैं इंशाल्लाह आज जो है एलएमएस के ऊपर जो है असाइनमेंट की ड्यू डेट रख दूंगा। और क्विज़ जो मैंने आप लोगों से कंडक्ट किया था, क्विज़ 1A और 1B, तो जिन लोगों ने क्विज़ 1A दिया था वो एलएमएस पे 1A क्विज़ के ऊपर अपने क्विज़ेस अपलोड करेंगे, और जिन लोगों ने क्विज़ 1B दिया था वो एलएमएस पे क्विज़ 1B अपलोड करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन मैं आप लोगों पे हाईलाइट कर दूंगा आज ही इंशाल्लाह, तो इन्फॉर्म करूंगा। और अगर मैं नहीं कर सका तो मोहित साहब मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा 11 बजे तक रात को कि मैंने ये काम नहीं किया है, एलएमएस पे क्विज़ के अपलोडिंग पोर्टल को इंडिकेट नहीं किया, तो मैं वो चीज़ काम कर लूँगा और फिर आप सबको इन्फॉर्म करूँगा। तो ये मुबीन साहब आप मुझे ठीक है याद सर, दिला दीजिएगा, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं आगे ठीक है बात। न्यूमेरिकल की बात करते हैं ज़रा। आज असाइनमेंट का सवाल 12 तो हो गए, चलें ये भी एक असाइनमेंट का सवाल आज का ले लीजिएगा जो कि 13 सवाल होगा असाइनमेंट का ना। ये हम असाइनमेंट का सवाल भी ले रहे हैं, इंटरेस्टिंग है और छोटा सवाल है, तो हम इस पे बात करते हैं आज के असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। देखिए, रोज़ाना एक अगर सवाल आप पढ़ लेते हैं असाइनमेंट का, मैंने जैसे एक इंशाल्लाह एक ही दूंगा, मज़ीद कोई बढ़ाऊंगा नहीं आज, उम्मीद तो यही है। तो आप आसानी से सवाल को पढ़ लेंगे तो आपका रोज़ाना की बेस पे असाइनमेंट बनता जाएगा। आखिर में अगर किसी से लेके करेंगे ना तो असाइनमेंट आपके लिए बर्डन बनेगा और वो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो रोज़ाना किया हुआ असाइनमेंट का एक सवाल आपको बड़ी आसानी दे देगा।
ये बिल्कुल ऐसी है कि वो एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। अगर आप एक सजदा भी तरीके से कर लें तो आपको वो बहुत सारे किए गए सजदे जो आपने उससे नहीं किए तो वो आप क्या कहते हैं नहीं कर सकेंगे तरीके से। तो बहरहाल एनोटेशन भी मैंने ऑन की हुई है, आप कुछ लिखना चाहें तो बहरहाल लिख सकते हैं भाई, लेकिन कोशिश करें ना लिखें क्योंकि बहरहाल कंटिन्यू करते हैं सेशन को आगे। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल की तरफ, तो अब हम इसकी बात करते हैं और इसके ऊपर जो डिफ़िकल्टी हो किसी को तो काइंडली पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं आप लोगों को रिपीट कर दूंगा और होपफुली कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि हम उसको लीनियंट वे में लेके चल रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो न्यूमेरिकल है जी, एन एल्यूमिनियम कंडक्टर इज 600 मीटर लॉन्ग। एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर है जो कि 600 मीटर लंबा है एंड हैज़ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यानी उसकी गोलाई है विद अ डायमीटर ऑफ 20 मिलीमीटर। ठीक है, एक कंडक्टर एल्यूमिनियम का है जो कि 600 मीटर लंबा है और 20 मिलीमीटर उसका क्रॉस सेक्शन डायमीटर है। इफ देयर इज अ डीसी वोल्टेज ऑफ 1.2 वोल्ट बिटवीन द एंड्स टू फाइंड, यानी उस कंडक्टर के दोनों एंड के दरमियान वोल्ट मीटर लगा के हमने वोल्टेज डीसी मेजर किए तो हमें 1.2 वोल्ट मिले। करंट डेंसिटी आपको इसमें फाइंड करनी है सबसे पहले तो पार्ट ए में। पार्ट बी में आपको करंट फाइंड करना है और पार्ट सी में आपको पावर डेसिपेशन मालूम करनी है, जिसमें उसने ये कहा है कि कंडक्टेंस को एज्यूम कर ले एल्यूमिनियम की, वो सिग्मा इक्वल टू 3.82 इंटू 10⁻7 मो पर मीटर है। ठीक है जनाब, मो पर मीटर है, मो पर मीटर। और मो पर मीटर को सीमेंस पर मीटर भी कहते हैं। कंडक्टेंस के दो यूनिट है, मो पर मीटर और सीमेंस पर मीटर। अच्छा जी, कोई सवाल अगर किसी का हो तो पूछ लीजिएगा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं सवाल को। तो इसके पार्ट ए की तरफ हम चलते हैं जो कि हमें निकालना था करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। देखें सिग्मा तो क्वेश्चन में दे ही दिया, उसने पार्ट सी में बताया था, सिग्मा दे दिया। अब ई जो है हमें निकालना है। ई का फॉर्मूला होता है, आपको याद है वोल्ट पर मीटर एक यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का, मैंने यहाँ भी बताया था। ई का फॉर्मूला होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्टेज पर लेंथ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का यूनिट है, फॉर्मूला है। और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये दो फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के। बहरहाल अब यहाँ आते हैं, तो वोल्ट पर लेंथ को हमने यहाँ प्लेस किया इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के, उसके बाद फ्रॉम यूनिट वोल्ट पर मीटर से आया है ये। तो वोल्टेज आपको 1.2 दिए थे और जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो 600 मीटर है, तो डिवाइड कर लेंगे, आपको 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर रिजल्ट मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। अच्छा, ये रिजल्ट आप लेके पुट कर देंगे सिग्मा इंटू ई में। ई अभी निकाला है आपने, सिग्मा आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.82 10⁻7, इसको यहाँ पे आप लिखेंगे और 2 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको आंसर आ जाएगा करंट डेंसिटी का, यानी जे का 76.4 किलो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो दैट्स द वे दैट यू कैन फाइंड द करंट डेंसिटी फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ डेटा। यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा, वरना हम आगे चलते हैं। तो जनाब अब आते हैं हम पार्ट बी की तरफ, जो कि करंट मालूम करना है हमें। तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू जे डॉट डी एस, जे इंटू डी एस। अच्छा, डी एस क्या है? एरिया है, एरिया। अच्छा, डी एस को उन्होंने पहले बताया कि जी डी एस को एस भी लिख देंगे, और एस असल में एरिया है तो हम ए लिख देते हैं उसको। तो एरिया को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की जो गोलाई है उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का कहा जाता है, और वो ए है। तो जे इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4। तो जे की जो वैल्यू है वो 76.4 10⁻³ हम पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जे तो जे लिखा हुआ है, लेकिन एरिया हमने ये क्यों लिख दिया? कंडक्टर का जो एरिया होता है वो
पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है कंडक्टर का जो एरिया है। अच्छा, पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? पाई आर स्क्वायर जो है वो सर्किल का एरिया होता है, ठीक है। सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है और सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो शेप है आपके कंडक्टर का वो सर्कुलर शेप होता है। कंडक्टर का जो शेप है वो सर्कुलर शेप होता है। तो कंडक्टर के शेप को सर्कुलर कहते हैं, इसीलिए उसका जो एरिया है वो सर्कुलर एरिया रखते हैं और वो पाई आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर की जगह हम d/2 लिखते हैं, क्योंकि जो मेरा वो होता है, क्या कहते हैं यार इसको, रेडियस। तो रेडियस जो है वो डायमीटर का ट्वाइस होता है। मतलब अगर आप रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे और अगर 2 रेडियस मिलाएंगे तो उससे डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और मैं इस बात को बता देता हूँ दोबारा। जो सर्किल होता है, सर्किल, आपका कंडक्टर सर्किल की शेप रखता है। कंडक्टर सर्किल की शेप रखता है। तो कंडक्टर जब सर्किल की शेप रखता है तो हमें पता है कि कंडक्टर सर्कल शेप रखता है तो उसका एरिया सर्कल का होगा और सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन मसला ये कि हमें आर नहीं दिया, हमें डायमीटर दिया है। तो जब आप रेडियस से डायमीटर बनाते हैं तो आर इक्वल टू d/2 का फॉर्मूला में लगता है। तो d/2, तो आर पे स्क्वायर है तो d²/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसीलिए जो कंडक्टर का एरिया है वो पाई d²/4 बनेगा, ठीक है मेरे भाई। यानी एरिया जो क्रॉस सेक्शन सर्किल का है, कंडक्टर का जो है वो सर्कुलर है, इसलिए उसके एरिया को हम ये यूज़ करेंगे, यानी पाई d²/4। उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब जो जे की वैल्यू हमारी आई है 76.4 किलो, उसको यहाँ लिखा हमने। पाई की वैल्यू 3.142 लिखी और उसके बाद डी स्क्वायर, डायमीटर था मेरे पास, कितना डायमीटर था मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ 20 मिलीमीटर, यानी 20 × 10⁻³ और डी पे स्क्वायर है तो उस पर स्क्वायर लग गया और डिवाइड बाय 4। तो ये एक्सप्रेशन हमने इस तरह से पुट करके ये बना लिया। यहाँ तक कोई सवाल किसी को अगर है पूछ लें, कोई चीज़ किसी को समझ में नहीं आई तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों को। और अगर ये सब क्लियर है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो फुली पार्ट ए और पार्ट बी अभी फ़िलहाल एक कैलकुलेशन का रह गया, छोटा सा पार्ट, हम इसको भी करेंगे अगली पिक्चर में। तो जनाब ये है अगला पार्ट जिसमें लिखा हुआ है, जब हमने उन सबको मल्टीप्लाई किया i = j.ds और ds की जगह हमने 4d पाई d²/4 इंटू जे को ट्रांसफॉर्म करके हमने करंट i निकाला और i की वैल्यू हमने सॉल्व करके न्यूमेरिकली करी। तो इससे हमें वैल्यू हासिल हुई 24 एम्पेयर, 24 एम्पेयर। तो ये i के बराबर है। तो ये 24 एम्पेयर लेके हम यहाँ पुट कर देंगे, मतलब सॉरी, हमें एम्पेयर तो गिवन है, हमें पावर, तो v = I। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, v × I, v²/r और I² × r। इन तीनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें v और I दिया हो तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें v और r दिया हो तो हम ये इस्तेमाल करेंगे पावर निकालने के लिए, और अगर हमें I और r दिया हुआ हो तो हम, v नहीं दिया हो तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे पावर निकालने के लिए। ये डेसिपेशन पावर है, ये मेरे ख्याल में वोल्टेज लॉसेस एक होती हैं, हीट डेसिपेशन के लॉसेस, ये कंडक्टर के इंटरनल लॉसेस होते हैं। तो अलग अलग, और ये लॉस पावर लॉस होती है असल में। तो अलग अलग सिनेरियो में ये अलग अलग फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास वोल्टेज है जनाब 1.2 और करंट अभी निकाला हमने 24 एम्पेयर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पावर हमें मिलेगा 28.802 वाट। ये हमें पावर इससे हासिल हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है इस न्यूमेरिकल को। तो ये न्यूमेरिकल में अगर किसी मेरे भाई को डिफ़िकल्टी है, 5-4 लोग हमारे साथ शामिल हैं आज के ऑनलाइन सेशन में, किसी को डिफ़िकल्टी है, दुर्रेज मेरे दोस्त, किसी चीज़ में अगर तुम्हें डिफ़िकल्टी है तो पूछ लो,
मैं रिपीट कर दूंगा, और अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। सब क्लियर है, कुछ पूछना नहीं है जी किसी को जी भी? सर, अच्छा अच्छा, क्लियर है सर। ओके ओके। तो न्यूमेरिकल में सब चीज़ें क्लियर हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अगला टॉपिक हमारा विलियम हाइट की बुक का है, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर्स। तो मेरे भाई कोई बताया कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर्स? तो हम गूगल से पूछ लेते हैं कि भाई गूगल क्या कहता है कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर जो हमारे होते हैं, द कंडक्टर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ट्रांसमिशन। कंडक्टर जो हमारे होते हैं, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो heat and electricity from the respective element or material. So conductors are these types of substances. मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो गई हुई कंडक्टर को। हमारे वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसे कंडक्टर कहा जाता है, ऐसे मटेरियल्स को। सेमी कंडक्टर्स कौन से होते हैं? सेमी कंडक्टर्स हैव अ वेरी little number of electrons for transmission. The temperature coefficient of a conductor is positive. The semiconductor has a negative conductor and वगैरह वगैरह। तो हम अगर इमेजेस से ये चीज़ आपको बताना चाहें तो इमेजेस के ऊपर भी आप ये चीज़ देख सकते हैं, और यहाँ पे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के ज़रिए हम ये चीज़ आपको बताते हैं। देखिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर में होता यह है कि दो बैंड होते हैं, इसे कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कौन से होते हैं? अगर आप किसी एलिमेंट को सपोज करें, ठीक है, एलिमेंट को सपोज करें, मिसाल के तौर पे सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, कार्बन है, आर्सेनिक है, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, इनके एटम को अगर आप सपोज करें तो एटम के अंदर शेल होता है और न्यूक्लियस होता है। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और शेल जो होते हैं वो K, L, M, N, O, P, Q, R तक चलते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस तरह 16, 32, 64 इलेक्ट्रॉन फिल होते रहते हैं। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस और शेल होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन के अंदर मेरे शेल के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है। जैसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक एटम है, एक सब्सटेंस है जो अपना शेल आखिर का रखता है। अब उसमें ना 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, जो मतलब उसके तीसरा शेल है उसका जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पूरे फिल नहीं होते, यानी 8 हो जाए तो वो शेल कंप्लीट हो जाएगा, और अगर वो शेल कंप्लीट नहीं होता तो उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कॉन्सेप्ट निकला है वैलेंस बैंड का। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, और वो कंडक्शन का बाइस बनता है। तो कॉपर में होते हैं इस तरह, आयरन में होते हैं इस तरह, प्लैटिनियम में होते हैं, स्टील में होते हैं। तो इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उसमें से हमें वैलेंस बैंड हम कंसिडर करते हैं। बैंड मतलब सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, ये इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है। अब इसमें एक बैंड होता है कंडक्शन बैंड। मिसाल के तौर पे आपने ना कंडक्टर के एक एंड से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा, कंडक्टर के एक एंड से इलेक्ट्रिसिटी को आपने गुजारा, दूसरे एंड से वो गुजर जाएगा, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर कोई एनर्जी गैप नहीं होता। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आराम से जम कर जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान गैप नहीं होता। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जब गैप नहीं होता, तो उसे जैसे बताया इनके दरमियान देखिए गैप नहीं है, लेयर ज़रूर है लेकिन इसको हम गैप नहीं कहते। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप नहीं होता। इसी तरीके से हम अगर इसको आगे बात करें
सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो सेमीकंडक्टर्स को बाद लोग प्रोनाउंस करते हैं सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी गैप होता है, और इस एनर्जी गैप को हम कहते हैं नैरो एनर्जी बैंड गैप। नैरो का मतलब पतला, पतला गैप होता है, ज़्यादा मोटा या चौड़ा गैप नहीं होता। तो होता ये है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करके जाते हैं, एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करते हैं। तो इसके अंदर जो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो अपना पेयर बनाते हैं, जैसे कहते हैं होल, प्लस को होल कहते हैं और इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं इसको सेमीकंडक्टर्स के अंदर। अच्छा, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड बैंड पढ़ लेना, देखिए वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप बैंड। तो ये तीन बैंड की बुनियादी फ़र्क है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में, इसीलिए थ्योरी का नाम है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के मुताबिक, देखिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ ये चीज़ ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो इसको समझें। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो एनर्जी गैप होता है वो नैरो होता है। नैरो का मतलब पतला होता है। तो अगर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को आना हो तो वो जंप करके आसानी से आ सकता है यहाँ से यहाँ पे, और एक पेयर बना देता है वो होल और इलेक्ट्रॉन का, होल इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ से वो बना देता है, तो ये आसानी से यहाँ पे जंप करके आ जाता है। इसी तरीके से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के अंदर अगर आप देखें तो इंसुलेटर के अंदर जो गैप होता है वो वाइड गैप होता है। वाइड कहते हैं चौड़े को, चौड़ा मोटा गैप होता है जो कि इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान होता है। ठीक है, इस एनर्जी गैप के नतीजे में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कितनी लंबी जंप मार ले वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं आ सकता। ठीक है, इसीलिए इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं होता। इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं होता। इंसुलेटर क्या होता है, हमारे लकड़ी हो गई, शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गई, आप इनको करंट प्रोवाइड करें दूसरे एंड पे आपको करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं मिलेगा। इंसुलेटर जो हैं वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते बल्कि बैड कंडक्टर्स ऑफ बैड मटेरियल्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। तो इस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि हमारे जो इंसुलेटर हैं उससे करंट फ्लो नहीं होता। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के मुताबिक इनकी ये थ्योरी है। तो अगर कोई बात किसी को इसमें से समझ नहीं आई तो मेरा भाई मुझसे पूछ सकता है, मैं रिपीट कर दूंगा उसको, मुझसे पूछ लें कोई डिफ़िकल्टी हो तो। क्लियर है सर। चले फिर सवाल पूछता हूँ मैं। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर से करंट कैसे फ्लो होता है। सर रिपीट करिएगा, क्या कहा है? सेमीकंडक्टर्स के अंदर से करंट कैसे फ्लो होता है। सर ऐसे ही मतलब वैलेंस बैंड, ये नैरो बैंड जो है सर, इससे जंप करके फ्लो होता है जो आपने बताया। तो सब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जंप करते हैं, क्योंकि करंट का जो फ्लो है उसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। तो आपने बिल्कुल सही बताया है मोइज मेरे दोस्त, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करके जाते हैं और करंट को फ्लो करवाते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये जंप कैसे करेंगे। दो तरीके हैं, देखें, या तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करें, देखें आप पीछे से चार्जेस देंगे ना, बैटरी के जरिए से करंट देंगे तो वो करंट चार्जेस को होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएंगे और वो चीज़ें फुलफिल होंगी। और दूसरी तरीका ये है कि इसको गर्म कर दें, जैसे ही गर्म करेंगे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते जाएंगे, होल वो पेयर जंप बनाते करते जाएंगे। जाएंगे। तो दो तरीके हैं इसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने की, या तो गर्म कर दें या फिर इन्हें इलेक्ट्रिसिटी के जरिए एक्साइट कर दें। तो हमारा लेस देन 1 मिनट रह गया, किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लें।
वरना अगली बातें सर हम इसके अंदर ये भी होता है ना कि नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी 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 होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है, और जितनी ज़्यादा एक्साइटेशन करेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ होल और